गुड इवनिंग ऑल दी व्यूअर्स। आज का जो व्याख्यान है भूमि कानून से संबंधित 23वां सीरियल नंबर का व्याख्यान है, यानी कि लेक्चर नंबर 23। आज हम लोग चर्चा करेंगे बटाईदारी से संबंधित बीटी एक्ट में जो प्रावधान है उसके बारे में, और प्रोटेक्टेड टेनेंट किसको कहते हैं और उसका क्या अधिकार दिया गया है, और उसके जमीन के संबंध में क्या क्या प्रावधान बनाया गया है, और प्रोटेक्टेड टेनेंट किसको कहते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया गया था कि बटाईदारी एक्ट करके कोई अलग से एक्ट नहीं, बीटी एक्ट में ही एक चैप्टर है जिसमें कि बटाईदारी के बारे में सारी प्रक्रियाओं का वर्णन किया हुआ है। पूर्व के व्याख्यान में ये बताया जा चुका है कि जो मूल रैयत होता है, जो जमीन जोतता है, अगर वो किसी को जोतने के लिए देता है तो रैयत के अंडर में जो रैयत रहता है उसको अंडर रैयत यानी कि बटेदार या सिकमीदार कहते हैं। तो उसके बारे में बीटी एक्ट में क्या क्या कानून बनाया गया ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ये ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कि बटाईदार या सिकमीदार को क्या अधिकार जमीन में है। तो कोई भी बटाईदार अगर बटाई पर जमीन जोत रहा है तो जो मूल रैयत है जिससे कि वो जमीन जोत रहा है तो उसका वो लैंडलॉर्ड हो गया, यानी कि उसका वो मालिक हो गया और वो उसका रैयत हो गया। तो जैसे जमींदार से रैयत का रिश्ता था उसी तरह का रिश्ता मूल रैयत और उसके अंदर जो रैयत है यानी कि बटेदार के बीच में कायम हो गया। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। तो जो ओरिजिनल रैयत है वो लैंडलॉर्ड हो गया और जो अंडर रैयत है वो टेनेंट हो गया। उसको जमीन जोतने के लिए दिया तो उससे क्या लेगा, तो गल्ला जो उपज है उसमें बांट करके लेगा। कितना लेगा? नॉर्मल कंडीशन में आधा आधी, इसीलिए बटाई कहा जाता है। बटा का मतलब होता है भाग देना, माने टुकड़ा करना। अब बटा से बना है बटाई, तो आधा आधा भाग बांटना था। अब बटाई जोतने वाला बटाईदार हो गया। तो इसमें जो मूल भावना यही है कि अगर कोई बटाईदार है तो उसके अधिकार की रक्षा कैसे होगी। कौन सा अधिकार? अगर वो जोत रहा है तो जोतने से उसको कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ, और अगर उसका जो लैंडलॉर्ड है यानी कि मूल रैयत उसके साथ ज्यादती करता है, उससे जमीन छीन लेता है, बेदखल कर देता है या ज्यादा उपज में मांग करता है, इस तरह का कोई भी अगर अड़चन आता है तो उसको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और उसको बटाई जोतते जोतते कोई अधिकार प्राप्त होता है कि नहीं होता है, ये सब प्रक्रिया के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो मूल रूप से और ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें प्रश्न यही है कि बटाईदार को क्या राइट है उस जमीन में जो बटाई में जोत रहा है। कुछ केसेस सिविल कोर्ट में आते हैं, कई बार सवाल पूछे गए हैं जिसमें कि बटाई जोतने वाला आदमी ने बिक्री कर दिया। तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूं, सर्व साधारण से लेकर के विधि व्यवसायी से लेकर के न्यायाधीशों के लिए भी, कि बटाईदार को जमीन में राइट टाइटल इंटरेस्ट जो ओनर का होता है वो प्राप्त नहीं होता है। जो बटाईदार है सदा सर्वदा के लिए बटाईदार ही रहेगा और उसको सिर्फ जोतने का हक है। अगर वो मर जाएगा तो उसका बाल बच्चा जो वारिस होगा, वारसान उत्तराधिकारी, वो भी बटाईदार स्वतः हो जाएगा। वो बटाईदार नहीं बेच सकता है, न उस जमीन का इजारा कर सकता है, न पट्टा कर सकता है, न बेच सकता है। और बटाईदार अगर मर गया
तो उसका बाल बच्चा उत्तराधिकारी जो भी हो, बेटा पोता, उसको भी बेचने, इजारा पट्टा करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए अंग्रेजी में इसको कहते हैं सिकमी राइट और बटेदारी राइट और अंडर टेनेंसी राइट इज हेरिटेबल बट नॉट ट्रांसफरेबल। तो ये मूलभूत सिद्धांत है। दूसरा है क्या कि एक कानून बना जिसमें कि बटेदार को राइट दिया गया कि वो अपना राइट एज ए रैयत, मूल रैयत डिक्लेयर करा, जिसके बारे में पिछले व्याख्यान में भी बताए थे कि 24 गुना वो रेंट का मालिक को कंपनसेशन के रूप में देगा। तो उसकी प्रक्रिया भी इसी चैप्टर में है, जो बटेदारी वाला चैप्टर है इसी चैप्टर में है, और वो सेक्शन 48 सेक्शन से शुरू होता है, और उसमें ABCDEFGH कई सेक्शन है, और 48E में आके फिर उसमें सब सेक्शन है, 13 सब सेक्शन है। धारा के अंदर उपधारा, उसमें सारा नियमावली भी उसमें दिया हुआ है। तो ये जो अगर कोई बटेदार है और वो बटेदार चाहता है कि वो जमीन में हमको रैयत का हक प्राप्त हो जाए, यानी कि अंडर रैयत से हम खुद रैयत बन जाएं, तब क्या करना होगा? तो उसके लिए प्रक्रिया, उसको नियम जो बना है उसके हिसाब से अपनाना पड़ेगा। तो मूल रूप से शर्त है, जिसके बारे में पिछले व्याख्यान में बताए थे, कि लगान का 24 गुना देगा। किस रूप में देगा? क्षतिपूर्ति के रूप में देगा। किसको देगा? जो मूल रैयत है उसको देगा। किस प्रक्रिया से देगा, कैसे देगा? तो उसके लिए कोई भी मूल रैयत नहीं चाहेगा कि अब हमारा राइट जमीन से, मेरा हक खत्म हो जाए, मेरा बटेदार ही जमीन का मालिक हो जाए। और आज के तारीख में जब जमीन का कीमत बढ़ गया है तो और भी परेशानी होगी। पहले कम कीमत था और समस्याएं ज़्यादा थी, जोत कोड़ करने में इतनी सुविधाएं नहीं थी, सिंचाई की सुविधा, बिजली की सुविधा, खाद की सुविधा, मैकेनिकल फार्मिंग की सुविधा, ये सब यंत्र वगैरह जितने नए नए आए, बहुत तरह की सुविधाएं हुई। भूमि को टेस्ट करने का, सॉइल टेस्टिंग का, इस तरह का वैज्ञानिक सोच से खेती करने का बहुत सा तरीका धीरे धीरे सरकार की ओर से प्रावधान बनाया गया है और उसके ऊपर काम हो रहा है। कृषि वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं और लगातार रिसर्च हो रहा है। तो बहुत सी सुविधाओं का अभाव था, तो उस समय ये सब काम होता था और इसको अमेंड किया गया, ये प्रावधान जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया, आज़ादी के बाद में जोड़ा गया इसमें, कि रैयत को भी, अंडर रैयत को भी अधिकार मिले। तो उसके लिए बाद में आकर के एक नियमावली बनी। प्रावधान तो ये जोड़ा गया 55 के बाद में, लेकिन नियमावली बहुत बाद में आकर के बनी कि कैसे वो नियमावली काम करेगा, उसकी अधिसूचना हुई। तो उसमें क्या दिखाया गया? मुख्य रूप से एक पदाधिकारी होंगे जो रेवेन्यू पदाधिकारी कहा जाता है, जिनको सरकार अधिघोषित करेगी। उनके यहाँ बटेदार जाके आवेदन देगा कि हम जो लगान है उसका 24 गुना देने के लिए तैयार हैं। वो आवेदन पर जो रैयत, मूल रैयत है, उसको सूचना जाएगा, वो उसका जवाब देगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद तब उस पर आदेश हुआ। तक एक तो हुआ कि वो रैयत आवेदन देगा, दूसरा उस रैयत को आवेदन देने की, यानी कि बटेदार को अंडर रैयत को आवेदन देने की योग्यता क्या है? तो 12 साल से लगातार बिना रोक ठोक के वो बटाई पर जोत रहा है, तभी वो ऑक्यूपेंसी अंडर रैयत होगा। और वो जा कर के आवेदन देगा, उसमें ये लिखेगा कि हम अमुक रैयत की जमीन इतना साल से लगातार, हम 12 साल से बिना कोई अवरोध के जोतते आ रहे हैं, और अब हम चाहते हैं कि हमको इस पर रैयती अधिकार दिया जाए और उसका 24 गुना जो लगान का हम देने के लिए तैयार हैं। तो प्रक्रिया तो आप समझ गए, लेकिन ये विवाद का बिंदु हो गया कि जो लगान वर्ड यूज किया गया है, रेंट किया गया है कानून की धारा में,
वो कौन सा रेंट होगा? वो जो मूल रैयत सरकार को मालगुजारी दे रहा है उस लगान का 24 गुना, या अंडर रैयत अपने मालिक यानी कि रैयत को जो उपज में दे रहा है वो भी एक तरह का लगान ही हुआ। जैसे अगर 1 बीघा जमीन में उसका उपज होता है 20 मन कोई फसल, तो उसका आधा 10 मन वो दे रहा है और 10 मन अपने रख रहा है बटाई के रूप में, तो ये भी लगान ही का एक रूप हुआ, उपज में आधा देना, काइंड रेंट, जो पहले जमींदार लोग रैयत से लेते थे काइंड रेंट, तो अब रैयत है जो अंडर रैयत से ले रहा है काइंड रेंट के रूप में, तो वो लगान हुआ। तो धारा पढ़ने से, बीटी एक्ट के अंदर जो धारा है वो धारा पढ़ने से ये पता नहीं चलता है आम तौर पर सर्वसाधारण को कि वो कौन सा दो लगान हो गया। एक लगान जो अभी सरकार ले रही है मूल रैयत से, तो बहुत नॉमिनल है, 1 रुपये बीघा, 2 रुपये बीघा, 10 रुपये बीघा, 15 रुपये बीघा, इससे ज़्यादा कहीं नहीं हो। नया लगान हो तो 20-25 रुपये बीघा होगा। तो मान लीजिए अगर 25 रुपये भी बीघा होगा तो 25 का 25 गुना 24 गुना देगा तो कुछ रकम नहीं होता, उसमें 1 बीघा जमीन उसका चला जाएगा। तो जो धारा है उसमें सभी धाराओं को एक साथ पढ़ने समझने के बाद उससे जो अर्थ निकलता है उससे पता चलता है कि जो लगान के रूप में अंडर रैयत को देगा, यानी कि उपज का जो आधा भाग देगा, उस आधा भाग का 24 गुना किया जाए। तो मान लीजिए कि अगर आधा भाग 10 मन उसका गेहूं हुआ, 20 मन 1 बीघा में उपज हुआ, 20 मन गेहूं में 10 मन मूल रैयत का हो गया और 10 मन बटाईदार का हो गया। तो 10 मन में 24 से गुना करिए तो 24 दहें 240 मन गेहूं। तो 240 मन गेहूं का जो दाम होगा, करेंट मार्केट वैल्यू, जिस समय ये आदेश होगा, जिस समय अप्लाई करेगा, उसके हिसाब से उतना रुपया जोड़ करके दे देगा। अगर रुपया नहीं देगा तो काइंड में देगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा काइंड में तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करेगा तो कैश में एक्सेप्ट करेगा। तब वो जो रेवेन्यू पदाधिकारी जिसको अधिकार दिया जाए, अंचलाधिकारी हो या डीसीएलआर हो या एसडीओ हो, किसी को जिसको भी अधिकृत सरकार ने किया है, वो आदेश पारित करेगा। तब उसका रैयती राइट हो जाएगा, उसको फिर अपने मूल रैयत को लगान के रूप में बांट के देने का अधिकार नहीं हो जाएगा। फिर उसके नाम से जमाबंदी उसी आधार पर उसी आदेश से कायम हो जाएगा। तो इस संदर्भ में ये जो व्याख्या हम बता रहे हैं पढ़ करके, कोई भी विधि व्यवसायी लोग या न्यायाधीश लोग पढ़ करके समझ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं समझ में आए, उसमें अस्पष्टता नहीं प्रतीत हो या कोई कंफ्यूजन हो, तो इसके लिए विधि व्यवसायियों के लिए और न्यायाधीशों के लिए एक माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय हम लिखा देना चाहते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसको देख करके पढ़ के समझ सके। ये केस है जो रिपोर्टेड है 2007 वॉल्यूम 3 PLJR 769, 2007 के खंड 3 के PLJR के पेज 769 पर यह निर्णय लिखा हुआ है पटना उच्च न्यायालय का, जिसमें कहा गया है कि बटाईदार के द्वारा जो देय लगान है उसका 24 गुना देना पड़ेगा। यानी कि जो रेंट वर्ड यूज किया गया उसका माने हुआ बटाईदार के द्वारा देय, उसका 24 गुना। और जो मैंने प्रथम सिद्धांत बताया कि बटाईदारी राइट हेरिटेबल है लेकिन ट्रांसफरेबल नहीं है, इसको भी पटना उच्च न्यायालय ने कई निर्णय में घोषित किया है। लेकिन सबसे आखिरी निर्णय जो इस पर आया है वो है अब्दुल रऊफ बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इसी केस में माननीय उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया था कि हेरिटेबल राइट है लेकिन
ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ये केस जो है रिपोर्टेड है, यानी कि विधि पत्रिका में छपी हुई है, जिसका रेफरेंस है 2018 का वॉल्यूम 1 BLJ बिहार लॉ जजमेंट पेज 240। तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्या है कि पहले बटाईदार को कई तरह के अलग अलग इलाकों में जोतने का देने का और ये सब कस्टम था, तो उसके बारे में भी इसमें प्रावधान बनाया गया, इस चैप्टर में बनाया गया। दूसरा एक प्रावधान बनाया गया कि जमींदार लोग रैयत से सब चीज में बंटवा लेते थे, तो उससे परेशानी होती थी। तो यहाँ पर चूंकि रैयत छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अंडर रैयत तो हमेशा लैंडलेस पर्सन ही अंडर रैयत बनता है। तो उन लोग के हिफाजत के लिए यहाँ पर जो प्रोड्यूस का माने होता है, प्रोड्यूस में सब आता है। खेत में जो प्रोड्यूस होता है उसमें अगर घास भी है तो उसका प्रोड्यूस में आएगा। तो जो चीज उपजता है सब प्रोड्यूस में आता है। इसकी एक घटना है, सच्ची घटना है। वो बिहार शरीफ में एक एडवोकेट थे, अधिकारी उनका नाम था, सम अधिकारी। 1970 में उनका उम्र लगभग 80 साल का था। जब हम लोग प्रैक्टिस शुरू किए थे तो उनसे बातचीत होती थी। तो बहुत तेज तरार वकील थे सिविल कोर्ट के, और उस जमाने के MA BL थे, और वकालत से आमदनी करके बहुत सा जमीन खरीदे और जमींदारी भी खरीदे। तो उनका एक बटाईदार जो है धान का फसल उपजने के बाद बांट करके नहीं दिया था, तो उन्होंने उस रैयत के खिलाफ अदालत में केस कर दिया। तो केस में दावा किया कि मारा हो जाने से, अकाल पड़ जाने से धान तो लगा था लेकिन धान फूटा नहीं, लेकिन धान के जगह पर जो उसमें पौधा धान का पनपा, जिसको कि पुआल या नेवारी बांट करके लोग कहते हैं, बना करके बंडल बना करके, स्ट्रॉ का बंडल उसको नेवारी मगध में बोलते हैं, या पुआल जैसे ही बिना बंडल के जो आ जाता है, तो वो भी प्रोड्यूस है, तो उसमें भी हमको आधा मिलना चाहिए। तो चारा में उसका भी बिक्री होता है, आज के तारीख में तो उसका बहुत वैल्यू है। तो वो मुकदमा उनका चला, और वो मुकदमा सिविल कोर्ट से उनको टिकरी हुई, और वो हाई कोर्ट तक आया मुकदमा। तो उसके बाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद BT एक्ट में मरम्मत किया गया था, और प्रोड्यूस में लिखा गया कि जो भी आता है, घास हो या पुआल हो या भूसा हो, जंटल हो, जो भी उपजता है, तो तरह तरह के फसल होते थे, तो सबको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। और आज के तारीख में प्रोड्यूस का माने वही है। तो अब चूंकि जमींदार है नहीं, अब जमींदार जो पुराने जमींदार थे प्राइवेट इंडिविजुअल, उसके जगह पर सरकार है, तो सरकार तो कुछ लेती नहीं, वो तो कैश रेंट लेती है, तो अब रैयत के पास ही रह जाता है। लेकिन रैयत किसान है, उसी गांव में रहता है, और अंडर रैयत उसी गांव का है या बगल के गांव का है, आसपास का है, तो वो किसान खुद है, उसको भी भूसा का प्रोड्यूस का जरूरत है। तो इसलिए वो फिर उसमें भी आधा आधा बटा लेगा, अन्न में बटाएगा तो पुआल में भी बटा लेगा। तो इसलिए स्पेशल प्रावधान बना दिया गया इसी एक्ट में कि भूसा जो होगा, यानी कि गेहूं का है तो भूसा हो जाता, या अन्य कोई दलहन है या तिलहन है तो उसमें डंटल होता है। तो अगर धान का क्रॉप है तो उसमें पुआल हो गया, या नेवारी जिसको कहते हैं वो हो गया, बंडल बना हुआ है। या अगर राहड़ का फसल है, अरहर जिसको कहते हैं, कहीं कहीं तुअर भी बोलते हैं, तो उसका डंटल होता है। उसकी उपयोगिता बहुत प्रकार से होती है। किसान लोग, गरीब लोग झोपड़ी बनाने में भी, घेरा देने में उससे काम लेते हैं, और उसका जलावन का मुख्य रूप से काम होता है। उसी तरह से ईख की जब पेराई होती है तो उसका जो छिलका निकलता है, उसका भी, वो भी उपज का ही पार्ट है। तो उसको, और अगर जूट की खेती होती है, कपास की खेती होती है, तो उसका जो डंटल होता है, यानी कि सब प्रोड्यूस में है। लेकिन ये प्रोड्यूस में
बटेदार को प्रोटेक्शन दिया गया है, ये रैयत उससे ये नहीं लेगा, उसका जो मेन उपज है उसमें लेगा। यानी कि अगर पैडी है तो पैडी का जो सीड है यानी कि धान जिससे चावल निकलता है वो लेगा, अगर व्हीट है तो व्हीट में से लेगा। उसी तरह से मान लीजिए अगर जूट है तो जितना जूट प्रोसेसिंग के बाद निकलेगा वो सिर्फ उसमें लेगा, उसके डंटल में नहीं लेगा। अरहर अगर है तो अरहर का डंटल में आधा नहीं लेगा, अरहर जो निकलेगा उससे उसमें आधा लेगा। तो ये सब कुछ फायदे की बात की गई है। कहीं कहीं था कि मालगुजारी जो है लगान बटेदार भी देता था, कहता था रैयत की जब तुम आधा आधी दे रहे हैं तो लगान में भी तुमको देना हो, तो लगान में जहां पर ये एग्रीमेंट है वहीं पर दिया जाएगा, या जहां कस्टम है, अगर नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। तो उसमें था कि अगर 1 रुपया लगान है तो उसमें 35 पैसा ही बटेदार को देना पड़ेगा, 7/20वां हिस्सा। ये हो गया। दूसरा, जब 1955 के बाद जब मरम्मत किया गया तो उसमें ये मरम्मत किया गया, पहले लोग दानाबंदी पर बटैया देते थे, जैसे जमींदार लोग के बारे में बताए थे भावली दानाबंदी की एवरेज निकाला था, वैसे ही एक रैयत है और एक किसान को दे दिया बटेदार के रूप में जोतने के लिए, 4 प्लॉट दिया, चारों में 4 तरह का रेट प्रोड्यूस का हुआ, क्रॉप का प्रोडक्शन, तो उसको दानाबंदी करता था। तो वो दानाबंदी या मनहुंडा, कहीं मनहुंडा पर दिया जाता था, कहीं मनखब और कहीं चौराहा। उसमें था कि अगर हम 1 बीघा जमीन दिए हैं तो उसमें 10 मन हमको मिलना ही मिलना है, आपको फसल हो या नहीं हो आपको 10 मन देना, माने फिक्स एक तरह का एग्रीमेंट हो जाता था। तो उसी को अलग अलग लोकल लैंग्वेज में बोलते थे, मनहुंडा, मनखब या चौराहा। उसको एबॉलिश कर दिया गया। अगर वो अंडर रैयत है तो उस तरह से नहीं होगा, वो जब प्रोड्यूस होगा, अगर मान लिया कि मारा हो गया, ड्राउट हो गया या फ्लड आ गया और उसको कोई क्रॉप नहीं हुआ तो बटेदार कहाँ से देगा बेचारे को, तो फिर कर्ज हो जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा। तो उसके सुरक्षा हेतु ये बनाया गया कि जो पुराना कस्टम था अगर कहीं पहले से हो रहा है, मनखब पर, ड्योढ़ा पर, सवैया पर या हुंडा पर, चौड़ा पर अगर लगाया गया हुआ है, दानाबंदी पहले हो रहा था, तो 1955 के बाद वो समाप्त हो गया। तो ये जानकारी के लिए बता रहे हैं, प्रैक्टिस में आज के तारीख में कहीं नहीं है। इसीलिए इस प्रावधान को बाद में जब मनी लेंडर्स एक्ट 1974 में बना तो उसमें इसके बारे में भी जिक्र आया है, जो बाद में वो एक्ट पर आवेंगे तब बताएंगे। अब मुख्य रूप से जिसको बटेदारी कानून है उसकी चर्चा इसलिए ज़्यादा होती है कि बटेदारी कानून के बारे में जब पहले एक तरह का आंदोलन चला, वामपंथियों के द्वारा चलाया गया, बटेदारों को उस्काया बहकाया गया, रैयतों के खिलाफ, बड़े बड़े रैयत के खिलाफ बहुत सारे केसेज हुए, तो उसमें उन लोग को जो प्रावधान बनाया गया बटेदारी के संबंधित बीटी एक्ट में, जिसको कि बोलचाल की भाषा में हम भी अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बटेदारी एक्ट नहीं है, बटेदारी से संबंधित बीटी एक्ट के प्रावधान, उसमें मुख्य प्रावधान है 48C और 48D, सेक्शन 48C और सेक्शन 48D। 48C में क्या कहता है कि कब बटेदार को ऑक्यूपेंसी राइट होता है और उसी रैयत को कोर्ट प्रोटेक्ट करेगा जिसका ऑक्यूपेंसी राइट है। यानी कि अगर कोई रैयत 12 साल से लगातार अपनी जमीन किसी बटेदार के द्वारा जुतवा रहा है, उससे फसल बांट के ले रहा है, तो उस बटेदार को ऑक्यूपेंसी राइट हो गया, 12 साल लगातार होना चाहिए। और अगर उसको ऑक्यूपेंसी राइट हो गया तब वो मूल रैयत उसको भगा नहीं सकता है। अगर उसको कहेगा नहीं छोड़ो तुम, अब हम दूसरा आदमी को देंगे, तुम कम दे रहे हो, तुम कम प्रोड्यूस करते हो, कम मेहनत करते हो, अब हमको ज़रूरत है, या अब हम खुद जोतेंगे तुम नहीं जोतो, तो वो नहीं उसको हटा सकता है। उसके प्रोटेक्शन के लिए ये सब प्रावधान बनाया गया। तो 48C में ऑक्यूपेंसी राइट एक्वायर करने के लिए दिया गया, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी दे गया। वो अपवाद क्या है कि वो ऐसा रैयत, मूल रैयत जिसके पास सिंचाई वाली भूमि 5 एकड़ तक ही है,
तो उस पर बटेदारी कानून लागू नहीं होगा। दूसरा, असिंचित भूमि अगर 10 एकड़ तक है तो उस पर भी बटेदारी कानून नहीं होगा। इसको बिना ख्याल के ही जब मूवमेंट हुआ था और वामपंथियों द्वारा बहुत केस करवाया जाता था या श्रम पदाधिकारियों द्वारा करवाया जाता था, तो उस समय ये सब प्रावधान को नजरअंदाज किया जाता था और जिसके विरुद्ध केस नहीं चलने लायक है तो केस कर दिया जाता था, जिससे कि बहुत ज्यादा केस का भरमार हो गया था। एक समय में 70 से लेकर 90 तक 20 वर्षों के कालखंड में हर DCLR के कोर्ट में बटेदारी का केस का भरमार होता था। हर सब डिवीजन और हर जिला में इसका केस देखा जाता था। धीरे 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 खत्म होते गया और वो सब फिर हाई कोर्ट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वगैरह में होते हुए कमिश्नर, कलेक्टर, कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होते हुए हाई कोर्ट आता था। तो फिल्टर होते होते ये विगत 60-70 वर्षों में वो सब जो है डाइल्यूट होते चला गया और अंततः अब इक्का दुक्का मामला उसी से राइज करता है, हाईकोर्ट वगैरह में मिलता है, अभी कभी कभी मिलता है। अभी भी कुछ मेरे फाइल में 1-2 मैटर बटेदारी का है जो कि हमने 2 बार रिमांड करवा है, रिमांड के बाद वो सब मैटर आया है तो वो पेंडिंग है। तो अब रेयरली हो रहा है और छिटपुट केस जिला में हो रहा होगा या सब डिवीजन में हो रहा, उसके पूरा हमको अंदाज नहीं है कि कहाँ कितना केसेज है, लेकिन प्रावधान है। तो उसको बचाने के लिए 2 प्रावधान बनाया गया। फिर और इसमें प्रावधान बनाया गया कि अगर कोई विधवा है, कृषक है, मूल रैयत है, विधवा है, उसके पास कितना हो जमीन हो, अगर विधवा है या अंधा है या कुष्ठ रोगी है या लकवा मार दिया है या पागल हो गया है या आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में वो नौकरी कर रहा है, तो जब तक वो नौकरी कर रहा है और जब तक लकवा मारे हुए है, जब तक अंधा है, वो सब के जमीन चाहे कितना हो उसके पास, उसमें बटेदार को ऑक्यूपेंसी राइट नहीं होता। अगर जब मान लीजिए कि कोई एयरफोर्स में है, अब वो रिटायर करके आ गया या रिजर्व सर्विस कंप्लीट करके आ गया, अब बटेदार को हटो अब हम खुद जोतेंगे, तो वो ले लेगा और जोत लेगा, तो उसका राइट प्रोटेक्टेड है। यानी कि वैसे व्यक्ति, वैसा अगर मूल रैयत है जो पागल है, अंधा है, कुष्ठ रोगी है, लकवा मारे हुए है, मसूमात है, विधवा या डिफेंस सर्विस में है उस आदमी का, उसके ऊपर बटेदारी का ऑक्यूपेंसी राइट अंडर रैयत का क्रिएट नहीं होता। वो जब चाहे उससे फिर वापस ले सकता है अगर स्वयं करना चाहे। उसी तरह से उसमें एक प्रावधान था। ये सब कानून की जब व्याख्या हुई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तो धीरे धीरे सब केस समाप्त होने लगा। और अगर आज के तारीख में देखा जाए तो बहुत कम ऐसा रैयत है जिसके विरुद्ध बटेदारी के कानून के हिसाब से बटेदार को राहत मिल सकता है। उसमें क्या है कि अगर कोई ज्वाइंट फैमिली है, मान लिया कि हिंदू परिवार में 4 भाई है, ज्वाइंट है, और चारों भाई में अभी उसके पास सिंचित भूमि 10 एकड़ है, तो सिंचित भूमि में ऐसे तो बटेदारी 5 एकड़ तक में लागू नहीं होता है, लेकिन 10 एकड़ है तो 10 एकड़ में लागू हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, चूंकि ज्वाइंट फैमिली का है तो 4 भाई को, चारों को अगर 5-5 एकड़ तक एग्जेम्प्टेड है, यानी कि 5 का 20 एकड़ से जब ऊपर होगा तभी उस पर बटेदारी लागू होगा। तो ये धारा 48C जो है वो बटेदार और मूल रैयत दोनों को क्या अधिकार देता है और कैसे उसका वर्गीकरण किया जाएगा और कैसे उसको प्रोटेक्शन देता है और कब प्रोटेक्शन मिलेगा, इसके बारे में पूरा प्रावधान उसमें बनाया गया है। अब इस 48C को बगैर देखे हुए 48D धारा का एप्लीकेशन नहीं हो सकता है। 48D बनाया गया जिसको कि मुख्य प्रावधान है बटेदारी के कानून का बटेदार के लिए। तो 48E में अगर कोई मूल रैयत बटेदार को कहता है कि भागो अब हम तुमसे नहीं खेत जोतवाएंगे, 12 साल पूरने के पहले अगर वो भगाता है या 12 साल पूरने के बाद भगाता है, 2 स्थिति आती है। या एक्चुअली वो भगा दिया यानी कि डिस्प्लेस कर दिया, तो उसके संबंधित आवेदन देने का बटेदार को अधिकार है, वो 48E में दिया गया है।
वो कलेक्टर के यहाँ दिया जाएगा। तो वो कलेक्टर एक हुआ जिला कलेक्टर, जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। और कलेक्टर की शक्ति अगर किसी नीचे पदाधिकारी में सरकार द्वारा नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन आदि घोषणा करके दे दी जाती है, तो वो विधान के अंदर, तो वो कलेक्टर अंडर दी एक्ट यानी कि बीटी एक्ट के अंदर वो मनोनीत कलेक्टर है, जो सरकार ने उसको मनोनीत किया कि कलेक्टर के रूप में आप काम कीजिए। तो इसमें बटेदारी एक्ट में कलेक्टर का पावर डीसीएलआर और एसडीओ को दिया गया है, वो कलेक्टर अंडर दी एक्ट है। और डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर है वो तो कलेक्टर ऑलरेडी है ही, और जो एडिशनल कलेक्टर है वो भी कलेक्टर के ही रैंक का है, इसलिए एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर स्वयं कलेक्टर है ही है। और नीचे के अफसर को अधिसूचना से कलेक्टर बना दिया गया। तो डीसीएलआर के यहाँ वो दरखास्त देगा, अगर उसको हटाने के लिए दे रहा है तो वो रोक लगाने के लिए देगा कि हमको नहीं हटाए, जिसको इंजंक्शन बोलते हैं, निषेधाज्ञा, हुकुम इम्तनाई सिविल कोर्ट में जैसे होता है। तो डीसीएलआर को पावर दिया गया है कि रैयत को रोक देगा कि आप इसको भगा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, डिस्पजेस नहीं कर सकते, और उसकी विधिवत प्रक्रिया चलेगी। प्रक्रिया क्या है? अगर ये पहले प्रमाणित करना पड़ेगा रैयत को कि हम अंडर रैयत को प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम 12 साल से लगातार जोत रहे हैं, हमको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी हो गया है, हमको या तो ये धमका रहा है कि बेदखल कर देंगे, या हमको बेदखल कर दिया है। अगर बेदखल कर दिया है तो कब्जा वापस लेने का प्रार्थना करेगा, अगर बेदखल करने का धमकी दे रहा है तो धमकी को रोक लगाने का, बेदखली से रोक लगाने के लिए प्रयास करेगा। तो क्या होगा? कलेक्टर क्या करेगा? उस आवेदन के आधार पर जो रैयत है वो विपक्षी बनेगा, उसको नोटिस देगा, उससे जवाब मांगेगा। वो जवाब में जो जवाब देता है और इसका जो क्लेम है बटेदार का, दोनों के क्लेम को और उसके जवाब को मिला करके पढ़ के समझ के वो देखेगा कि धारा 48C के अंतर्गत वो अपवाद स्वरूप है रैयत, उस पर लागू होता है कि नहीं होता है। तो जो जो कैटेगरी बताए उसमें अगर उसका लागू नहीं होता तो उसी समय वो लिखेगा कि कोई प्रथम दृष्टया कोई केस नहीं बनता है बटेदारी का, और प्राइवेसी केस नहीं है, इसलिए उसको वहीं पर वो ड्रॉप कर देगा। अगर वो समझता है कि नहीं ये रैयत है, और रैयत जो है 48C के जो प्रावधान है उसके हिसाब से इसके पास ज़्यादा भूमि है, इस पर बटेदारी कानून लागू होता है, और इसने सचमुच में इसको थ्रेट किया है या डिस्पजेस कर दिया है, और ये जो बटेदार है ये 12 साल से जोत रहा है, ये सब प्रथम दृष्टया वो संतुष्ट हो जाएगा कलेक्टर अंडर दी एक्ट यानी कि डीसीएलआर, तब उस मैटर को बोर्ड में भेजेगा। वो बोर्ड क्या होता है? उस बोर्ड का नाम है बटेदारी बोर्ड। उस बोर्ड में कौन रहता है? तो एक बटेदार का कोई प्रतिनिधि, उससे पूछा जाता है कि अपना आप प्रतिनिधि दीजिए, और एक रैयत का प्रतिनिधि रहता है, दोनों का प्रतिनिधि, और एक जो चेयरमैन होता है बोर्ड का, उसको डीसीएलआर अपने विवेक से वो मनोनीत करता है। तो 3 आदमी का बोर्ड होता है। अब डीसीएलआर का जुडिक्शन खत्म हो गया, अब बोर्ड के पास चला गया। अब बोर्ड जैसे कोर्ट बैठता है वैसे बोर्ड अपना मीटिंग करता है, सिटिंग करता है, बैठता है, दोनों पार्टी को बुलाता है। अब उसके सामने दोनों पार्टी आके जैसे कोर्ट में हाजिरी देता है, लड़ता है, बोर्ड के सामने जाता है। तो सबसे पहले बोर्ड कोशिश करता है दोनों पक्षों से मिल करके बात करके, लिखित रूप में लेके, मौखिक रूप में, जैसे भी हो, कि आपस में समझौता होने का संयोग बनता है कि नहीं बनता है, चांस है कि नहीं है। तो अगर समझौता कराने का वो प्रयास करेगा, प्रयास में अगर सफल हो गया तो समझौता हो गया, जैसा समझौता हुआ वैसा आदेश हो जाएगा। वो रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बना के डीसीएलआर को भेजेगा, डीसीएलआर फिर फैसला कर देगा। अगर समझौता नहीं हुआ तो वो लिखेगा प्रयास के बावजूद ही समझौता नहीं हुआ, तब वो गवाही लेगा। गवाही लेने का जैसे कोर्ट को अधिकार है उस तरह से गवाही लेगा, मौखिक साक्ष्य हो या कागजी साक्ष्य हो, दोनों लेगा। लेने के बाद वो आदेश देगा, और आदेश देने के बाद वो फिर कलेक्टर के यहाँ जाए, कलेक्टर उसको कन्फर्म करेगा। तो ये लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद जैसा आदेश होगा तो जो आदमी उस आदेश को चुनौती देना चाहता है तो उसका अपील होगा। अगर डीसीएलआर किया है तो उसका कलेक्टर के यहाँ अपील होगा, अगर कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट का किया है तो उसका कमिश्नर के यहाँ अपील होगा। इस तरह से अपील में प्रावधान बनाया गया।
ये जो ऑर्डर है इसका बड़ा फार रीचिंग कंसिक्वेंस है। इसमें सिविल कोर्ट को कोई इंटरफेयर करने का जुडिक्शन नहीं है। ये कलेक्टर अंडर द एक्ट का एक्सक्लूसिव जुडिक्शन है। इसमें कहीं पर भी इंटरफेरेंस सिविल कोर्ट का नहीं है। और जब अपील करेगा तो अपील में भी सिविल कोर्ट का जुडिक्शन नहीं है। और इस ऑर्डर को सिविल कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। इसी में जो प्रावधान बना गया है उसी में चैलेंज कर सकता है। ये सब आप समझ गए। अब जो नियमावली का एक नोटिफिकेशन है, अगर शायद किन्हीं को जरूरत हो खोजने का, तो जो नियमावली बना था इसके बटेदार के लिए जो 24 गुना देने वाला, वो नियमावली का गजट में निकला था 25/5/1992 को। उसी नियमावली में सारी प्रक्रिया दिया हुआ है। तो ये आप समझ गए। अपील का प्रावधान बनाया गया 48E में, तो पूरा बटेदारी बोर्ड का सब प्रावधान बना दिया। 48F में अपील का प्रावधान बनाया गया और 48F के सब क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट का जुडिक्शन आउटस्टेड है। यहाँ तक कि अगर विवाद हो गया उस बीच में तो 145 का भी CRPC का प्रोसीडिंग पोजीशन के चलते नहीं चलेगा। वो बटेदारी बोर्ड का जो प्रोसीडिंग है वो उसको राइड करता है। हाँ, अगर कोई वाद विवाद हो और मारपीट की संभावना हो और शांति भंग होने की संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट को जो पावर है 107 या 60 दिन के लिए 144 चलता है, तो वो दो में से कोई प्रोसीडिंग चला सकता है। उसके अलावा एक धारा बनाया गया, धारा 49, उसमें है कि जिसको 12 साल नहीं हुआ है, 12 साल नहीं हुआ है यानी कि ऑक्यूपेंसी अंडर रैयत उसको डिक्लेयर कराने का राइट नहीं है, उसको कभी भी बटेदार खाली करा सकता है। तो जब चाहे खाली करा देगा, ऐसा नहीं है। उस पर भी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। तो धारा 49 उसी के बारे में कहता है। उसमें 4 कंडीशन दिया गया कि कब बटेदार को हटा सकते हैं। तो पहला कंडीशन है कि अगर बटेदार मान लिया कि उपज हुआ 10 मन और 10 मन में आधा उसको 5 मन देना था, वो नहीं दिया, खा गया पूरा बटेदार, तो उसको हटा देगा। दूसरा है कि ऐसा काम कर दिया, हमने उसको दिया फसल उगाने के लिए, लेकिन जमीन पर कुछ दूसरा काम कर दिया जिससे जमीन की उपयोगिता यानी फसल उपजने लायक नहीं रहा, अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो गया, या उसकी उपयोगिता कम हो गई। उसके वजह से जहाँ 10 मन होता था 1 बीघा में, वहाँ 1 मन होने लगा, तो उस ग्राउंड पर भी उसको हटा सकता है। दूसरा है क्या कि अगर उसको पट्टा दिया गया हो, अंडर रैयत जोत रहा है, वो एक तरह से पट्टा है, वो फिक्स टर्म के लिए दे दिया गया। अगर हम माने बटाई करके ही रूप में देते हैं तो बटाई में लिख दिया कि हम तुमको 5 साल के लिए बटाई दे रहे हैं, और 5 साल का पीरियड समाप्त हो गया तो उसको फिर हटा देगा। 5 साल जो हो गया था, 5 साल का एक तरह का एग्रीमेंट हो गया, तो वो भी कारण है। और अगर 48C में जो बताए कि आर्मी वाले, नेवी वाले, अब पागल, ये सब जो जिस रैयत पर कानून लागू नहीं होता है, उसमें से उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड रैयत। 48C में है जिस पर बटेदारी कानून नहीं होता है, तो वो प्रोटेक्टेड रैयत अगर चाहेगा कि नहीं अब हम खुद करें, जैसे आर्मी से लौट के आया, अब हम मेरे पास कोई काम नहीं है, हम खुद खेती करेंगे, तो उससे वापस ले लेगा। तो ये एक प्रावधान बनाया गया। तो बटेदारी से संबंधित इतना ही जानकारी काफ़ी है, और इससे ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। आम लोगों को जो बटेदारी पर जोतते हैं या जो बटेदारी पर अपना खेती बटेदार को देते हैं, उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अब वो सब भ्रम जो था पहले सब समाप्त हो गया। उसके बाद एक मुख्य विषय है, वो है प्रोटेक्टेड टेनेंट का। प्रोटेक्टेड टेनेंट किसको कहते हैं? तो प्रोटेक्टेड टेनेंट का उसके बाद वाला चैप्टर में सेक्शन 49A है, और उसमें ABCDF बहुत सारा सेक्शन बनाया गया है। तो उस प्रोटेक्टेड टेनेंट के बारे में इतना ही जानना जरूरी है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेज के पास जो भूमि होती है, वो लोग को प्रोटेक्टेड टेनेंट BT एक्ट में माना गया है। और उन लोग कब पट्टा करेगा, कब मॉर्गेज करेगा, कब बिक्री करेगा, उसका क्या प्रावधान है, उससे कौन खरीद सकता है, अगर
वो बैकवर्ड है तो बैकवर्ड को ही बेचेगा, शेड्यूल ट्राइब है शेड्यूल ट्राइब को बेचेगा, शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल कास्ट को बेचेगा। ये सब संबंधित प्रावधान है उसमें। और एक प्रावधान उसमें बनाया गया है 49C की, अगर बिना कलेक्टर के परमिशन के कोई प्रोटेक्टेड टेनेंट अपना जमीन बेचता है तो इनवैलिड माना जाएगा, और लीज वगैरह करता है तो उसमें कलेक्टर से परमिशन लेने का प्रावधान है। ये सब इक्का दुक्का मौका मिलता है, आता है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रासंगिकता नहीं है, फिर भी जानना चाहिए। जो इस तरह के लोग हैं, परमिशन लेने का भी प्रावधान बना हुआ, उसकी प्रक्रिया उसमें बनी हुई है, कब वो परमिशन देगा कब नहीं देगा वो सब प्रक्रिया उसी में दिया हुआ है। तो बीटी एक्ट का एक ही दोनों मुख्य पार्ट था, बटेदारी वाला और प्रोटेक्टेड टेनेंट वाला। हालांकि एक कानून पटना हाई कोर्ट ने बनाया, जजमेंट के द्वारा दिया फैसला, जो कानून के रूप में मान्यता होती है, जो माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का फैसला होता है वो कानून के रूप में माना जाता है। तो अगर उच्च न्यायालय ने फैसला दिया तो बिहार राज्य के अंदर जितने भी न्यायालय हैं, वो रेवेन्यू हो या सिविल कोर्ट हो, सबके ऊपर वो लागू होता है और कानून के तरह ही उसकी मान्यता है। उसी तरह से उच्च न्यायालय अपना कोई निर्णय दिया तो पूरे देश में, उच्चतम न्यायालय का निर्णय पूरे देश में जितने भी उच्च न्यायालय हैं या निम्न न्यायालय हैं, सभी न्यायालय पर लागू होता है। तो यहाँ पर एक निर्णय के बारे में बता देना चाहते हैं, इसको लोग देख सकते हैं। एक केस था जुलूम शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, जुलूम शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1977, BBCJ 591। उसमें 49C जो कहता है कि सेल जो है इनवैलिड हो जाएगा, तो वो ब्लैंकेट इनवैलिड नहीं होगा, वो इसलिए उसको अल्ट्रा वायरस हाईकोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। तो उस रूलिंग के बाद, हाईकोर्ट के रूलिंग के बाद बाकी जो प्रावधान को है वो पढ़ना है, वो प्रक्रिया को अपना करके ही लीज और मॉर्गेज वगैरह ये सब हो सकता है, सेल वगैरह हो सकता है, और ऑटोमेटिकली इनवैलिड और वॉइड नहीं होगा। वो कलेक्टर को वो वॉइड नहीं होगा बल्कि वो वॉइडेबल होगा, और कलेक्टर को पावर दिया गया है, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को वो इंक्वायरी करेगा और उसके बाद वो ऑर्डर पास करेगा, तभी वो वॉइड होगा। इसलिए ये सब मुख्य बातें हैं। अब रहा कि कुछ इस बीच में प्रश्न भी आ गया है, और प्रश्न क्या आ गया है, एक संतोष जी अमीन हैं, उन्होंने लिखा है कि सर्वे के ऊपर कोई हिंदी में किताब है कि नहीं। तो इसके बारे में मेरा जवाब यही है कि हम लोग को हिंदी में पढ़ने का कोई मौका नहीं मिला, और हिंदी की कोई किताब हम लोग के पास उपलब्ध नहीं है। और जितना भी कानून का है, अब नया जो छप रहा है जिसको डैगलोट एडिशन बोलते हैं, यानी कि जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहता है, तो आप पटना में आ करके प्रीतम लॉ हाउस में पता कर सकते हैं, उसके पास कोई किताब हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं। नहीं तो नया सचिवालय में गुमटी में बहुत सा कुछ कानून का किताब बेचता है, वो लोकल पब्लिशर्स या यूपी के कुछ पब्लिशर्स की किताबें रहती हैं जो इस तरह के छोटे मोटे टॉपिक पर हिंदी में ही छपी रहती है। तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, उसका पूरा आइडिया हम लोग को नहीं है, वहाँ पर जाके देखना होगा, पूछना होगा सर्वे ऊपर किताब है कि नहीं। हम लोग के पास जो है बंगाल सर्वे एक्ट है, बीटी एक्ट है, सर्वे सेटलमेंट रूल्स है, वो सब अंग्रेजी में है, या स्पेशल सर्वे एक्ट बना वो सब अंग्रेजी में है। हाँ, स्पेशल सर्वे एक्ट बना उसका हिंदी रूपांतरण भी हुआ है, वो अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है नया किताब। दूसरा प्रश्न है एक मनीष कुमार का, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो लैंड लॉ से संबंधित नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब लोगों के जानकारी के लिए बहुत है। उनका कहना है कि कोई व्यक्ति अगर वसीयत कर देता है किसी व्यक्ति को, तो जिसके पक्ष में वसीयत करता है वो व्यक्ति वसीयत करने वाले व्यक्ति के जिंदगी में ही मर जाता है, यानी कि पहले उसी की मौत हो जाती है। तो वसीयत का क्या होगा, उसका कानून में क्या प्रावधान है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार जुडिशियल एकेडमी में भी हमसे पूछा गया है, और जजेस लोग पूछते हैं और अभी भी पूछते रहे हैं। तो उसका जो वसीयत करता होता है उसको अंग्रेजी में टेस्टेटर बोलते हैं,
और वसीयत को हिंदी में बोलते हैं इच्छा पत्र। तो इच्छा पत्र लिखने वाला व्यक्ति यानी कि टेस्टेटर, और अगर मर्द है तो टेस्टेटर, औरत है तो टेस्टेट्रिक्स, और जिसके पक्ष में लिखा जाता है उसको लिगेटी बोलते हैं, वसीयत प्राप्त करता। तो लिगेटी को राइट कब होता है? लिगेटी को राइट होता है यानी कि जिसके पक्ष में वसीयत लिखा गया उसको राइट, वसीयत से राइट लिखने के समय नहीं होता है। जैसे कोई अगर गिफ्ट करता है, किसी को दान देता है या बिक्री करता है, तो जिस समय वो दान या बिक्री लिखता है, दस्तावेज पर दस्तखत करता है, उसी समय उसको हक ट्रांसफर हो जाता है, राइट हो जाता है। लेकिन वसीयत में ऐसा नहीं होता। वसीयत में जो वसीयत लिखने वाला व्यक्ति है वो जब मर जाएगा तब उसको राइट ट्रांसफर होता है, तो मरने के बाद ट्रांसफर होगा। तो वो व्यक्ति तो अभी जिंदा है और जिसको लिखा वो पहले मर गया, तो उसमें वसीयत में यही लिखा रहता है, वसीयतकर्ता का इस शर्त रहता है कि जब तक हम जिंदा हैं ये मेरा जमीन है, मेरी संपत्ति है, मेरी रहेगी, मेरे मरने के बाद अमुक व्यक्ति को होगी। तो वो ट्रांसफर लागू कब होगा? जब वसीयतकर्ता की मृत्यु होगी। तो वो व्यक्ति तो जिंदा ही है और जिसको देना था वो मर गया, तो मरे हुए और उसके बाद में अगर वो मरता है वसीयत करने वाला व्यक्ति तो उसको नहीं जाएगा। तब किसको जाएगा? तो वसीयतकर्ता का जो मूल वारिस है, यानी कि जिसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एयर्स कहते हैं या उत्तराधिकारी कहते हैं, उन लोग को चला जाएगा। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं लैप्स ऑफ लीगेसी। माने लीगेसी, जो लीगेटी को जो राइट क्रिएट हुआ उसको लीगेसी बोलते हैं। तो वो लीगेसी है जो लैप्स कर गया, समाप्त हो गया। तो आपका भी आंसर हो गया। उसके बाद एक रंजीत जी का सवाल है कि 1955-56 का रजिस्टर्ड 2 का नकल लेना है, कहाँ से मिलेगा? ये सब के लिए जानकारी के लिए बता देते हैं और पहले के व्याख्यान में दिया है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ये जो श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला को आप लोग सब लोग जो भी सुन रहे हैं और जो फॉलो कर रहे हैं इस चैनल को, उनको सभी व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, तो समग्र ज्ञान हो जाएगा। और बीच बीच में पीछे वाला जो मेरा लेक्चर है, पहले का दिया हुआ कई लेक्चर है, कई टुकड़ा में है, वो अंग्रेजी में भी आप कुछ हिंदी अंग्रेजी मिला हुआ है, दोनों को सुनने का प्रयास कीजिए, तब समग्र ज्ञान हो जाएगा। तो अब रजिस्टर 2 पहले ही बता दिए हैं कि ये जब अंचल बना, ब्लॉक बना, तो अंचल में रजिस्टर 2 का शुरुआत हुआ 55-56। तो उसका कस्टोडियन अंचल अधिकारी, पहले वीडियो था, बाद में अंचल अधिकारी हो गया, क्योंकि रेवेन्यू हेड वही होता है। और हर अंचल में एक रिकॉर्ड रूम होता है, अभिलेखागार। तो पुराना डॉक्यूमेंट उसी अभिलेखागार में जमा रहता है। कहीं कहीं किसी अंचल में कोई परेशानी हो गया, आग लग गया, भूकंप से परेशानी हो गया, या बाढ़ आ गया, या दीमक कीड़ा लग गया, या कहीं रिकॉर्ड रूम की व्यवस्था नहीं हो सकी, वैसे वैसे जगहों में वो सब रिकॉर्ड जिला या सब डिवीजन में जो रिकॉर्ड रूम है वहाँ रिकॉर्ड रूम में मिलेगा। तो सबसे पहले ये पता लगाइए कि अंचल कार्यालय में रिकॉर्ड रूम है कि नहीं, और रिकॉर्ड रूम अगर है तो रिकॉर्ड रूम का जो इंचार्ज होता है उसको रिकॉर्ड कीपर बोलते हैं। उस रिकॉर्ड कीपर से पता लगाइए कि 1955-56 का हमको रजिस्टर 2 का कॉपी लेना है, वो अवेलेबल है कि नहीं। तो कैटलॉग देख करके उसके पास लिस्ट रहता है, उसको कैटलॉग बोलते हैं, बता देगा कि यहाँ जमा है कि नहीं। अगर वो रजिस्टर मिल जाएगा, कैटलॉग से वेरीफाई हो जाएगा, तो वहाँ पर चिरकुट फाइल कीजिए। चिरकुट स्वयं दे सकते हैं या कोई मुंशी के द्वारा दे सकते हैं, या वहाँ का स्टाफ भी चिरकुट, उसका ड्यूटी तो नहीं है लेकिन हेल्प करने के लिए स्टाफ लोग भी चिरकुट भर देता है। चिरकुट कहते हैं एक फॉर्म होता है जो नकल लेने के लिए आवेदन, एक फॉर्म होता है बना हुआ है, वो कहीं भी किसी भी कोर्ट से, किसी भी न्यायालय से अगर लेना है तो वो चिरकुट भर के देना पड़ता है। और उसमें कितना पैसा लगेगा, उसका क्या रेट है, वो वहाँ का जो नकल खाना होता है, जहाँ कॉपिंग डिपार्टमेंट होता है, वो बताएगा कि इसमें इतना का टिकट लगेगा, इतना का फोलियो लगेगा। वो देने पर वो नकल मिल जाता है। तो आप पता लगाइए, रिकॉर्ड रूम में है अवेलेबल तो वहाँ चिरकुट दीजिए, चिरकुट देने के बाद मिल जाएगा। जब भी मिलेगा तो अंचल के स्तर से ही मिलेगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और सभी लोग को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं
और इस चैनल को जितना आप प्रचार प्रसार करके पढ़ाइए, और बहुत सारी जानकारियाँ और आप लोग को धीरे धीरे करके हम उपलब्ध कराते रहेंगे। थैंक यू।